तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हो यू हाउ सोल टूल बनाने की आखिरी प्रोसेस में था। अब आगे देखेंगे। हो यू हाउ की बाहों के चारों ओर एक अदृश्य वायु प्रवाह था जो उन धातु के टुकड़ों को नियंत्रित कर रहा था। कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन, बेबे ने धीरे से कहा। वे सातों धातु के टुकड़े धीरे धीरे एकत्र होने लगे। हो यू हाउ के नियंत्रण में वे हवा में तैरते हुए उस सिल्वर बॉल की ओर बढ़ने लगे। क्या यह तरीका काम करेगा? इस बार श्वान जीवन पूरी तरह सीखने की भावना से देख रहा था। तीन समूहों के कोर फॉर्मेशंस में से यह वाला सबसे कठिन था। इसकी कठिनाई इस बात में थी कि सोल मास्टर को सोल पावर डालते हुए ही इन कोर फॉर्मेशंस को जोड़ना पड़ता था। इसमें जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। भले ही कोई ये कर भी सके, उसे इसके लिए उपकरणों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी हो यू हाउ ये सब केवल अपनी क्षमताओं से कर रहा था। क्या उसे डर नहीं था कि उसकी सोल पावर पर्याप्त नहीं होगी? उसका स्पिरिचुअल सोल कोर तेजी से घूम रहा था और होयुहाव को भारी मात्रा में सोल और स्पिरिचुअल पावर प्रदान कर रहा था। हवा में मौजूद 7 कोर फॉर्मेशंस उसकी सख्त निगरानी में थे। उसने उनकी स्थिति को बार बार समायोजित किया और धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से उन्हें जोड़ने लगा। जब वे सिल्वर बॉल से केवल 1 इंच दूर रह गए, होयुहाव ने उन्हें रोक दिया और एक साथ सभी में सोल पावर डाली। तुरंत ही वे सातों कोर फॉर्मेशंस चमकने लगे और नर्म सिल्वर रोशनी निकालने लगे। अब हुओयुहाओ ने सावधानी से उन्हें मिलाना शुरू किया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय होने की वजह से उसे गलती की कोई चिंता नहीं थी। क्लैंग! एक सेब के आकार का कोर फॉर्मेशन समूह बन गया। चकाचौंध भरी सिल्वर रोशनी तेजी से होयुहाओ की सोल पावर को खींचने लगी। इन 8 कोर फॉर्मेशंस में एनर्जी स्टोरिंग कोर फॉर्मेशंस भी थे। इस क्लास 8 डीकम्पोजिशन कैनन को स्थिर स्पेशल पावर बनाए रखने के लिए सोल पावर के लगातार प्रवाह की आवश्यकता थी। अब श्वानज़ीवन पूरी तरह स्तब्ध था। हो युहाओ ने इस प्रक्रिया को इतना आसान कैसे बना दिया था? हो युहाओ ने सामने हवा में तैरते सिल्वर मेटल बॉल को देखकर लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार मैंने सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया। इसके बाद उसने बाकी 2 समूहों के कोर फॉर्मेशंस को जोड़ दिया। जब सबसे कठिन समूह जुड़ गया था, तो बाकी 2 समूह स्वाभाविक रूप से उसके लिए समस्या नहीं थे। अगला चरण था स्थापना प्रक्रिया। आसमान का अंधेरा अब गहरे नीले रंग में बदल रहा था। सुबह होने वाली थी। हुओयुहाओ ने अपने हाथों में 1.5 मीटर लंबी क्लास 8 डीकम्पोजिशन कैनन उठाई, जो हल्की सिल्वर रोशनी में चमक रही थी, और श्वानज़ीवन के सामने खड़ा हुआ। उसने वाकई इसे पूरा कर लिया है। श्वानज़ीवन ने अनायास ही तोप को अपनी बाहों में ले लिया। उसे इसे जांचने की भी जरूरत नहीं थी। उसने खुद अपनी आंखों से हुओयुहाओ को इसे बनाते देखा था। भले ही उसने पारंपरिक तरीके का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने पूरे समय कोई गलती नहीं की। होयुहाव ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। आखिरकार मैंने इसे समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया। टीचर श्वान, अब क्या मैं जा सकता हूँ? श्वानजीवन ने एक हाथ में तोप पकड़े हुए होयुहाव का हाथ थाम लिया और पूछा, युहाव, क्या तुमने सोल टूल्स बनाना किसी और से सीखा था? होयुहाव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं। आपने देखा नहीं कि मैं कितना कच्चा था? श्वानजीवन के होंठ हिले। कच्चा? तुम इसे कच्चा कहते हो? केवल 3 दिन ब्लूप्रिंट देखने के बाद तुमने क्लास 8 सोल टूल बना लिया, वो भी एक जटिल डिकम्पोजिशन कैनन, और इसे कच्चा कहते हो? आप भूल गए क्या? मैं पहले भी अपने क्लास से ऊपर का सोल टूल बना चुका हूँ। जब मैं क्लास 5 सोल इंजीनियर था, तब भी क्लास 6 सोल टूल बना सकता था। इसलिए इसमें कुछ खास नहीं है। मेरी स्पिल पावर सामान्य से अधिक है, और कोर फॉर्मेशंस बनाते समय मुझे प्राकृतिक लाभ मिलता है। अब श्वान जीवन बिल्कुल निरुत्तर हो गया था। सच में, एक जीनियस को साधारण तर्क से नहीं मापा जा सकता। ये बच्चा ऐसे ही क्लास 8 सोल इंजीनियर बन गया? क्या यह हास्यास्पद नहीं है? नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो और मेरे मार्गदर्शन में क्लास 8 सोल इंजीनियर का मूल ज्ञान सीखो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम भविष्य में टाइटल डोलू बन गए, तो क्लास 9 सोल इंजीनियर भी बन सकते हो। और वैसे भी, अभी हमें सबसे ज्यादा एक प्रतिभाशाली सोल इंजीनियर की आवश्यकता है। किसी भी हालत में तुम इस बार नहीं जा सकते। क्या? श्वानजीवन की जिद देखकर हुओयुहाओ परेशान हो गया। टीचर श्वान, आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। हमने तय किया था अगर मैं ये डिकम्पोजिशन कैनन बना लूं तो आप मुझे जाने देंगे। चिंता मत कीजिए, मैं 1 महीने के भीतर लौट आऊंगा। श्वानजीवन अडिग था। नहीं। क्या तुम जानते हो कि 1 महीना कितना कीमती होता है? अगर युद्ध जारी रहा तो क्या तुम्हें पता है दुश्मन कब हमला करेगा? और मैं अपने वादे से नहीं मुकर रहा हूं।
तुमने अभी तक ये डिकम्पोजिशन कैनन पूरी नहीं की है। क्या तुम सोचते हो कि तुम इस सोल टूल पूरी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो, जिसे 8 रिंग वाले सोल दोलुओं के लिए भी कठिन होता है? होयुहाव ने श्वानज़ीवन की ओर अजीब नज़र से देखा। बेबे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, युहाव, क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ? मैंने दूसरी तरफ सब इंतजाम कर दिए हैं। होयुहाव ने सिर हिलाया, नहीं, एल्डस्ट सीनियर, अगर ये कुछ और होता तो ठीक था। लेकिन इस बार हम टीचर शाओया को बचाने जा रहे हैं। मुझे जाना ही होगा। टीचर स्वान, मैं आपका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बताना होगा कि अगर मैं इस कैनन को पूरी तरह नियंत्रित कर पाऊँ, तो मुझे इस मिशन में भाग लेने की अनुमति दीजिए। नालायक, क्या तुम पागल हो गए हो? एक क्लास 8 सोल टूल बनाना ही मुश्किल था और अब तुम इसे अपने स्तर से ऊपर जाकर उपयोग करना चाहते हो? इसे बनाना और इसका उपयोग करना 2 अलग बातें हैं। क्वानज़ीवन गुस्से में बड़बड़ाया। हो युहाव ने गहरी सांस ली और कहा, टीचर श्वान, मेरी सोल पावर पहले से ही रैंक 80 है। इसके अलावा मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। कुल सोल पावर के मामले में मुझे प्राकृतिक बढ़त है। साथ ही मेरी सोल पावर की शुद्धता और मेरे स्पिरिचुअल सोल कोर की पुनर्प्राप्ति क्षमता के कारण मैं क्लास 9 सोल टूल भी आजमा सकता हूँ। क्या? रैंक 80? इस बार केवल श्वान जीवन ही नहीं, बल्कि बेबे और हेटो भी चौंक गए। होयुहाव ने सिर खुजाते हुए कहा, जब मुझे वो आइस डिवाइन क्रिस्टल्स मिले, तब मुझे अनजाने में कुछ मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस भी मिला। वो चीज़ सिर्फ मैं ही अवशोषित कर सकता था, इसलिए मुझे बहुत प्रगति मिली। ओह हाँ, एल्डेस्ट सीनियर, मैं आइस फायर यिन यांग वेल भी गया था और कुछ अच्छे सामान लाया हूँ। मैं बाद में सबके साथ साझा करूँगा। वहाँ के प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स ने खुद मुझे ये दिया है। मुझे विश्वास है कि इससे सबकी कल्टीवेशन में मदद होगी। बेइबेई ने हुओयुहाओ को देखा, फिर श्वानज़ीवन की ओर मुड़ा और पूछा, टीचर श्वान, क्या युहाओ सच में मेहनत कर रहा था या नहीं? श्वानज़ीवन की सांसें थोड़ी अस्थिर हो गईं। मेहनत तुम्हारे सिर की, ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। जब बेइबेई और हुओयुहाओ को लगा कि वह गुस्से में चला गया है, तभी दूर से श्वानज़ीवन की आवाज़ आई, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। 1 महीने बाद तुम वापस आ जाओगे, समझे? फिर तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, समझ गया। युहाओ खुश हो गया। उसे पता था कि उसने आखिरकार टीचर जुआन को मना लिया है। श्वानज़ीवन ने तोप की जांच करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि हुयुहाओ झूठ नहीं बोल रहा था। रैंक 8, उसकी उम्र में, उसने निश्चित रूप से श्रेक अकेडमी के इतिहास में रिकॉर्ड बना दिया था। श्वानज़ीवन बाहर से नाराज दिख रहा था, लेकिन भीतर से बेहद खुश था। होयुहाओ की नींव बहुत मजबूत थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे एक सच्चा क्लास 8 सोल इंजीनियर बना सकता है। आखिर ये मामला सुलझ गया। अब युहाओ बस सोना चाहता था। पिछले 3 दिन और रातों में उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। लिटिल जूनियर, क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं, तो हम एक दिन बाद निकल सकते हैं, बेबे ने चिंतित होकर पूछा। होयाओ ने सिर हिलाया। नहीं, एल्डेस्ट सीनियर, हमें डीन यैन और एल्डर सोंग को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में कुछ खा लूंगा, फिर 2 घंटे ध्यान करूंगा और फिर निकलने से पहले खा लूंगा। बेबे का मूड भी अच्छा था। होयुहाओ के साथ होने से उसे इस मिशन में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था, खासकर जब उसे पता चला कि होयुहाओ की सोल पावर रैंक 80 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब टैंग सेक्ट में अब एक और सोल डोलू हो गया था। टीचर श्वान के अलावा टी जूनियर, आइस फायर यिनिंगवेल से जो चीजें तुम लाए हो, उन्हें अभी अपने पास रखो। युद्ध के दौरान हताहत होना तय है, उन्हें उन लोगों को देंगे जिन्हें जरूरत होगी। उन्हें सीधे कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए उपयोग करना व्यर्थ होगा। वैसे भी अभी हमारी कल्टीवेशन अच्छी चल रही है। ठीक है। होयुहाओ ने उसकी बात मान ली और तुरंत ध्यान करने लगा। इस समय ऊर्जा बहाल करने के लिए ध्यान से बेहतर कुछ नहीं था। सुबह हो गई। आसमान पूरी तरह उजाला हो गया था और बेबे टैंग सेक्ट के सदस्यों को लेकर श्रेक एकेडमी के बाहर खड़ा था, चुपचाप इंतजार कर रहा था। भले ही युहाओ ने कुछ खा लिया था, वह अभी भी थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। लेकिन 2 घंटे आराम करने के बाद उसकी कुछ ऊर्जा लौट आई थी। वह पूरी तरह आराम तभी कर सकता था जब वे मोर्चे पर पहुंच जाएं। सौभाग्य से श्रेक एकेडमी युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थी। थोड़ी देर बाद डीनियन शाओजे और एल्डर सॉन्ग अकादमी से बाहर निकले। एल्डर सॉन्ग तुरंत आगे बढ़ा और उनका स्वागत किया। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सब तैयार हो? हम सब तैयार हैं। बेबाई ने उत्तर दिया। सॉन्ग सबसे वरिष्ठ और सबसे शक्तिशाली थी। इस समय यह स्पष्ट था कि वही नेतृत्व कर रही थी।
बेबे टैंगसेक के लोगों का नेतृत्व कर रहा था। उसके साथ शू सनशी, जांग ननन, हुयुहाओ, शाओ शाओ, जीजुएचन, नंचुकी और ये गाय थे। इस मिशन के लिए उनका दल वास्तव में बहुत मजबूत था। टैंगसेक के सोलटूल हॉल में केवल कुछ नेता ही बचे थे। शुआन जीवन, हिकेटो, गाओदालू, नाना और जिंगजियान मुख्यालय की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, चलो निकलते हैं। एल्डर सॉन्ग ने हाथ हिलाया और उड़कर आकाश में चली गई। यनशौजे ने सबकी ओर सिर हिलाया और वह भी उड़ गया। पिछली बीस्ट वेव और भावनात्मक आघात के बाद से वह बहुत शांत रहने लगा था। अब जब वह एल्डर सॉन्ग के साथ मोर्चे की ओर जा रहा था, जो शैनलिनर की मां थी, वह और भी अधिक संकोची हो गया था। टैंग सेक्ट के सभी सदस्य उन दो ट्रांसेंडेंट डुलों के पीछे उड़ते हुए मोर्चे की ओर बढ़े। श्रेक सिटी हेवनली सोल एम्पायर के क्षेत्र में स्थित था। यह साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में था। भले ही हेवनली सोल एम्पायर के दो तिहाई क्षेत्र पर कब्जा हो चुका, लेकिन श्रेक सिटी के पश्चिम में अब भी साम्राज्य का नियंत्रण था। इसके अलावा साम्राज्य अभी भी अपने दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती इलाकों पर अधिकार रखता था। साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा स्टार लुओ एम्पायर से जुड़ा था। सन मून एम्पायर को दक्षिण से हमला करने से रोकने के लिए स्टार लुओ एम्पायर ने पूरी ताकत से हेवनली सोल एम्पायर की मदद की। इससे हेवनली सोल एम्पायर की शेष सेना को कुछ स्थिरता मिली। एम्पायर का पूर्वी हिस्सा डोलिंग एम्पायर से जुड़ा था। डोलिंग एम्पायर की आधी सेना हेवनली सोल एम्पायर में थी, ताकि सनमून एम्पायर का मुकाबला किया जा सके। कहा जा सकता था कि डोलुओ कॉन्टिनेंट के ये तीनों साम्राज्य अब एक साझा दुश्मन से लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। श्रेक की टीम को हेवनली सोल एम्पायर के मैदानों को पार कर उत्तर की ओर जाना था और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना था। 500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वे मोर्चे तक पहुंच सकते थे। इसका मतलब था कि सनमून एम्पायर की सेना श्रेक सिटी से बेहद करीब थी। एल्डर सॉन्ग जैसी शक्तिशाली व्यक्ति अपनी पूरी गति से केवल 2 घंटे उड़कर मोर्चे तक पहुंच सकती थी, लेकिन टैंगसेक की टीम के साथ उन्हें लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। दूर से ही जमीन पर सनमून एम्पायर का सैन्य अड्डा दिखाई देने लगा था। पहली बार था जब टैंगसेट के सभी सदस्य इतने बड़े युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे। स्टारलो एम्पायर की सीमाओं की तुलना में यह युद्ध क्षेत्र कहीं अधिक विशाल था। हेवनली सोल एम्पायर ने अपनी सेना की व्यवस्था हेवनली स्पिरिट सिटी नामक स्थान पर की थी। सैनिकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उन्हें शहर के बाहर तक अपनी पंक्तियां फैलानी पड़ी। अधिकांश सेना काफी फैली हुई थी ताकि किसी शक्तिशाली स्टेशनरी सोल कैनन का निशाना बनने से बचा जा सके। युद्ध शुरू होने के बाद से हेवनली सोल एम्पायर कई बार स्टेशनरी सोल कैनन्स के हाथों भारी नुकसान झेल चुका था। 3 साम्राज्यों की संयुक्त सेना लगभग 5 लाख सैनिकों की थी। हेवनली सोल एम्पायर की संख्या सबसे अधिक थी। 1 लाख से अधिक सैनिक होना ही बहुत बड़ी बात थी। 5 लाख तो अविश्वसनीय था। आकाश से देखने पर ऐसा लगता था मानो सैनिकों की संख्या अनंत हो। दूसरी ओर सन मून एम्पायर के लगभग 3 लाख सैनिक हेवनली सोल एम्पायर की सीमा से 25 किलोमीटर दूर थे। आज का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए पूरा युद्ध क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, खासकर हुओ युहाओ को, जिसने अपने स्पिरिट आइज फ्री किए थे। वह तो हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर उड़ते एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स तक देख सकता था। कितना विशाल युद्ध क्षेत्र! भले ही स्टारलू एम्पायर के पास बहुत सैनिक हो, लेकिन वहां का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय था और हेवनली सोल तथा सनमून एम्पायर्स की तरह खुला मैदान नहीं था। इसलिए वहां इतनी विशाल सेना का पैमाना उतना स्पष्ट नहीं होता था। थोड़ी देर आराम करो। एल्डर सॉन्ग ने सभी को रोक दिया। वे अब हेवनली स्पिरिट सिटी से ज्यादा दूर नहीं थे। युद्ध के समय गलतफहमियां आसानी से पैदा हो सकती थीं, इसलिए बिना अनुमति आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं थी। एल्डर सॉन्ग ने अपना हाथ उठाया और एक प्रकाश की किरण बाहर निकली। वह अचानक पास में ही फटी और एक हरी छवि में बदल गई। वह श्रेक एकेडमी का प्रतीक चिन्ह था। कुछ देर बाद 10 से अधिक आकृतियां दूर से उनकी ओर आती दिखाई दी। हुओयुहाओ तुरंत ही चौंक गया क्योंकि उसने देखा कि आगे उड़ती हुई व्यक्ति हेवनली सोल एम्पायर की प्रिंसेस वेना थी। उसके साथ जो सोल मास्टर्स थे वे सभी बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, कम से कम 7 रिंग वाले सोल सेजेस। लगता था कि एकेडमी ने पहले ही सूचना भेज दी थी कि एल्डर सॉन्ग और डीनियन एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत इतने सम्मानित तरीके से किया जा रहा था। बाकी लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन हो युहाओ भली भांति जानता था कि हेवनली सोल एम्पायर में प्रिंसेस वेना की स्थिति स्टार लुओ एम्पायर में प्रिंसेस जूजू की स्थिति के समान थी। कुछ ही देर में प्रिंसेस वेना और उनकी टीम उनके सामने पहुंच गई। वे 30 मीटर की दूरी पर रुक गए। ग्रीटिंग्स, आप एल्डर सॉन्ग होंगी। मैं हेवनली सोल एम्पायर से वेना हूँ।
प्रिंस वेना ने एल्डर सॉन्ग का अभिवादन। जो लोग शक्तिशाली होते हैं वे सामान्यतः सम्मानित भी होते हैं। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, प्रिंसेस वेना, आपको औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। वेना ने तुरंत ही हुईहाव की ओर रुख किया। हल्का सा सिर झुकाते हुए उन्होंने संकेत दिया कि एल्डर सॉन्ग उनके साथ चले। उनके साथ आए सोल मास्टर्स ने श्रेक एकेडमी की टीम के लिए रास्ता बना दिया ताकि वे हेवनली स्पिरिट सिटी की ओर जा सकें। वेना और एल्डर सॉन्ग साथ साथ उड़ रही थी। उड़ते हुए वेना ने धीरे धीरे फ्रंटलाइन की स्थिति का वर्णन किया। हालांकि हुओ युहाओ के कान उसकी आंखों जितने तेज नहीं थे, लेकिन वह वेना की बातें सुन सकता था क्योंकि उसने अपनी आवाज कम नहीं की थी। एल्डर सॉन्ग ने पूछा, प्रिंसेस वेना, फेल फ्रंटलाइन की स्थिति कैसी है? प्रिंसेस वेना ने उत्तर दिया, अभी तक स्थिति काफी स्थिर है। जब से स्टार लुओ एम्पायर ने सन मून एम्पायर पर हमला किया है, हमारे ऊपर का दबाव बहुत कम हो गया है। खासकर पिछले 1 महीने में सन मून एम्पायर के हमले पूरी तरह से रुक गए हैं। वे अब अपनी सीमाओं को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही हमारी जासूसी को रोकने में लगे हुए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल अब उनका सर्वेक्षण सर्वेलेंस करना है। सर्वेलेंस सोल टूल्स के मामले में हम वास्तव में बहुत पीछे हैं। यह सुनकर हुओ युहाओ ने मन ही मन आह भरी। सर्वेलेंस की समस्या अब भी वही है, लेकिन सनमून एम्पायर की इस क्षेत्र में बढ़त बहुत विशाल थी। प्रिंसेस वेना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह थकी हुई थी, आंखें थोड़ी लाल थीं। जाहिर था कि वह लगातार कार्यभार में थी। उसके साम्राज्य की भूमि पर आक्रमण हुआ था और राजपरिवार की सदस्य होने के नाते उस पर भारी दबाव था। अफवाह थी कि जब हेवनली सोल एम्पायर पर हमला हुआ, तब सम्राट ने स्वयं युद्ध किया था और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हेवनली स्पिरिट सिटी हेवनली सोल एम्पायर के केंद्र में स्थित एक बड़ा नगर था। यह हेवन डो सिटी से बहुत दूर नहीं था। राजधानी के पतन के बाद यही शहर साम्राज्य की आखिरी रक्षा रेखा था। अगर यह शहर गिर जाता तो इसके पीछे का पूरा क्षेत्र सन मून एम्पायर के कब्जे में आ जाता। प्रिंसेस वेना ने एल्डर सॉन्ग से कहा, एल्डर सॉन्ग, मेरे पिता स्वयं आप सबका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन उनके घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एल्डर सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। हम सबका एक ही शत्रु है। इसके अलावा श्रेक एकेडमी को हेवनली सोल एम्पायर से लगातार समर्थन मिलता रहा है, इसलिए युद्ध में आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आपकी महिमा, आप हमारे योजना के बारे में जानती हैं, है ना? ये कहते हुए एल्डर सॉन्ग की नजरें तेज हो गई। प्रिंसेस वेना ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। एल्डर सॉन्ग जिस प्लान की बात कर रही थी, वह श्रेक एकेडमी द्वारा तैयार किए जा रहे 3 सोल इंजीनियर लीजन्स का था। फिलहाल इस योजना के बारे में केवल तीनों साम्राज्यों के उच्च अधिकारी ही जानते थे। एल्डर सॉन्ग यह सुनिश्चित करना चाह रही थी कि प्रिंसेस वेना वास्तव में उस जानकारी के अधिकार वाली हैं। सभी लोग हेवनली स्पिरिट सिटी की ओर बढ़े। लगता था कि एम्पायर ने टैंक सेक्ट से जितने भी ही सलामत कैनन्स खरीदे थे, सब यहीं तैनात कर दिए गए थे। शहर में बहुत कम नागरिक थे, हर जगह सैनिकों का जमावड़ा था। प्रिंसेस वेना ने कहा, शहर के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब यह पूरा क्षेत्र सैन्य ठिकाना बन गया है, हमारी आखिरी रक्षा रेखा। यह कहते हुए उनकी आंखों में एक हल्का दुख छलक गया। कुछ महीने पहले कौन सोच सकता था कि महान हेवनली सोल एम्पायर इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा? शहर में प्रवेश करने के बाद प्रिंसेस वेना ने स्वयं श्रेक एकेडमी के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था की। उन्हें अस्थायी रूप से हेवनली स्पिरिट सिटी में रुकने की अनुमति दी गई। इसके बाद उन्होंने एल्डर सॉन्ग और डीन यान को कोalition आर्मी के वरिष्ठ कमांडरों से मिलने के लिए साथ ले गई। टैंग सेक्ट के बाकी सदस्य वहीं आराम करने लगे। हो युहाओ इस समय बेहद थका हुआ था। जैसे ही उसे कमरा मिला, वह मेडिटेशन में बैठ गया। उसे गहरी विश्रांति की आवश्यकता थी। जब वह मेडिटेशन से जागा, तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था, यानी शाम हो गई थी। उसने लंबी सांस ली और कमरे से बाहर निकला। वह खुद को काफी ताज़ा महसूस कर रहा था। उसकी महान स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एनर्जी ने उसे असाधारण रिकवरी क्षमता दी थी। साथ ही वह अब भी अपने रक्त में मौजूद मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अवशोषित कर रहा था, जिससे उसकी सोल पावर लगातार बढ़ रही थी। वह रैंक 80 की कल्टीवेशन को स्थिर कर रहा था। आइसबेयर किंग स्वाभाविक रूप से इस यात्रा में उसके साथ आया था, लेकिन वह एक सैवेज बीस्ट था, इसलिए सामान्य सोल मास्टर्स उसे पहचान नहीं सकते थे। हालांकि बॉडी सेक्ट के सदस्य फ्रंटलाइन पर मौजूद थे, जो उसकी असली पहचान समझ सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो परेशानी बढ़ सकती थी। इसलिए
होयुहाओ ने आइस बेयर किंग को अपने स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में आराम करने के लिए कहा। वहां उसने उसके लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया था। वास्तव में वह सारा खाना हेवन डो सिटी के राशन गोदाम से उसने उधार लिया था। इतने भोजन से आइस बेयर किंग को कम से कम आधे महीने तक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या तुम जाग गए? एक कोमल आवाज सुनाई दी। होयुहाओ ने सिर घुमाया तो देखा कि ये गाय पास खड़ी थी। उन्हें एक छोटे से आंगन में अलग अलग कमरे दिए गए थे, इसलिए कमरे से बाहर निकलते ही वे उसी आंगन में पहुंच जाते थे। होयुहाओ मुस्कुराया और बोला, गाई, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत अच्छी प्रगति कर रही है। ये उसके लौटने के बाद ये गाय से उसकी पहली व्यक्तिगत बातचीत थी। उसके सोल पावर के उतार चढ़ाव से होयुहाओ आसानी से समझ सकता था कि वह रैंक 70 के आसपास पहुंच चुकी थी। यानी उसने बंद अभ्यास के दौरान बहुत प्रगति की थी। ये गाय मुस्कुराई और बोली, मैं अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूं। तुम ही मेरा लक्ष्य हो। होया हंसा, तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ऊंचा नहीं है? ये गाय ने आंखें घुमाई और बोली, तुम बहुत घमंडी हो। होया हंसते हुए बोला, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अचानक नंचुक्यू कहीं से आ पहुंची। वह कुछ कदमों में ये गाय के पास पहुंच गई और सतर्क निगाह से होयुहाव को देखते हुए बोली, मैंने भी बहुत प्रगति की है। तुमने कभी मेरी तारीफ क्यों नहीं की? होयुहाव ने लाचार होकर कहा, तुमने प्रगति की है, मुझे तो नहीं दिखती। मुझे तो बस लगता है कि तुम हमेशा मस्ती करती रहती हो। नंचुचू गुस्से से भर गई और कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। नंचुकी ने पहले होयुहाव को घूरा और फिर जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर देखकर हुआओ दंग रह गया। वो प्रिंसेस वेना थी। योर हाइनेस? नंचुक्यू भी हैरान रह गई। वेना मुस्कुराई और बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कृपया आइए। नंचुचू ने तुरंत रास्ता दिया। दोपहर में वरिष्ठ कमांडरों से मुलाकात के बाद एल्डर सॉन्ग और यन शाओजे ने साफ कर दिया था कि उनका यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य कुछ लोगों को बचाना है। हालांकि वे एम्पायर की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति स्थिर थी, इसलिए युद्ध की संभावना बहुत कम थी। हो युहाओ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन ये गाय और नंचुक्यू ये भली भांति जानती थीं कि प्रिंसेस वेना का इस समय यहाँ आना असामान्य था। अंदर आते ही वेना ने स्वाभाविक रूप से हो युहाओ की ओर देखा। उसे देखते ही वह थोड़ी हैरान हुई और बोली, युहाओ, तुम यहाँ हो। मैं तुमसे मिलने ही आई थी। मैं युहाओ ने आश्चर्य से खुद की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रिंसेस वेना ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, क्या हम तुम्हारे कमरे में बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। युहाओ ने क्षण भर सोचा और कहा, ठीक, आइए। ये कहते हुए उसने प्रिंसेस वेना को अपने कमरे में आने का इशारा किया। जैसे ही वेना ने दरवाजा बंद किया, ननचिक्यू की आंखें चौड़ी और मुड़ी और बोली, देखा सिस्टर गाय, ये लड़का जहां भी जाता है लड़कियां उसी की ओर खिंच जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता इसमें ऐसा क्या खास है। ये गई हंस पड़ी और बोली, कौन सा खिंचाव? तुम ज्यादा सोच रही हो। नंचिकू नाखुश होकर बोली, मैं ज्यादा सोच रही हूँ? अगर ऐसा नहीं होता तो हर हाइनेस उसे मिलने क्यों आती? वो हेवनली सोल एम्पायर की वरिष्ठ कमांडर है। अगर कोई आधिकारिक बात होती तो वह एल्डर सॉन्ग या डीन यान से मिलती, न कि उससे। जरूर इनके बीच कुछ तो चल रहा है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये जरूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।